गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र रेखाएं और उनके गुण के बारे में अध्ययन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें। आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरे द्वारा दिए गए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है वैद्युत फ्लक्स। इसको आप लोग VVI का मार्क लगा लेंगे क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का मार्क लगा लेंगे। वैद्युत फ्लक्स क्या है, इसके बारे में आप लोगों को अध्ययन करना है। तो बच्चों, आप लोगों ने पीछे भी पढ़ा था कि वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाएं पढ़ा था। उसी से समझने में एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि एक मोटर द्वारा इतना जगह से पानी का बहाव किया जा रहा है, मतलब इधर से पानी बाहर निकल रहा है। मान के चलिए पानी क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। ठीक है, इतना से पानी बाहर निकल रहा है। पानी का बहाव की जो दिशा है वह पानी के बहाव की जो दिशा है वो इस तरह से इस तरह बाहर की ओर निकल रही है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक इसके जहां पानी के बहाव की दिशा है उसके लंबवत एक वस्तु लेते हैं या एक हम सर्किल एरिया लेते हैं, कोई भी एक एरिया लेते हैं। जैसे मान लीजिए पानी का बहाव इधर है तो हम इसके लंबवत एक एरिया ले लिया। ठीक है, इस एरिया से अगर यहाँ पे अगर हम सर्किल लगा देते हैं और पानी का बहाव इधर हो रहा है तो पानी जो इस सर्किल से होकर जो पानी गुजरेगा वो कितना गुजरेगा, तो वो इस सर्किल के एरिया के बराबर बाहर निकलेगा। मतलब इसका जो एरिया है उसके बराबर वो पानी वहां से क्या होगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा है, इसके लंबवत रख दिया गया। अब हम क्या करते हैं, इस सर्किल वाले एरिया को हल्का सा थीटा डिग्री कोण पर घुमाते हैं, धीरे धीरे घुमाते हैं। चलिए घुमाते हैं। अब मान लीजिए ऐसे, अब इसको हल्का सा ऐसे घुमाते हैं। ऐसे घुमाएंगे तो इसका जो एरिया होगा वह हल्का धीरे धीरे क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। जब उसको ऐसे हल्के हल्के घुमाएंगे तो उसका एरिया क्या होते जाएगा, कम। सापेक्ष एरिया धीरे धीरे क्या होते जाएगा, कम। और एक ऐसी स्थिति आएगी जब उसको हम 90 डिग्री पर, थीटा को कितने डिग्री पे घुमा देंगे, 90 डिग्री पे घुमा देंगे तो वो बिल्कुल उसके क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। अर्थात जो पानी का बहाव होगा इस सर्किल से एक बूंद पानी का बहाव नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये इसके बिल्कुल क्या हो गया, ऐसे समांतर हो गया है। पानी का बहाव किधर है, बिल्कुल ऐसे से ऐसे है, परंतु ये इससे एक बूंद पानी का बहाव नहीं हो पाएगा। अर्थात पानी का बहाव हमने देखा किस चीज पर निर्भर कर रहा है, तो पानी का जो बहाव है वह दो चीज पर निर्भर कर रहा है। पहला, पानी कितना मात्रा में बाहर निकल रहा है उस पर, जो कि यहाँ से यहाँ तक बाहर निकल रहा है, और दूसरा इस पृष्ठ के क्षेत्रफल पर। दूसरा किस पर निर्भर कर रहा है, पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा है। तो पानी का बहाव कितनी चीज पे निर्भर कर रहा है, दो चीजों पे निर्भर कर रहा है। एक तो यहाँ से पानी की मात्रा कितनी मात्रा में बह रही है वो, और दूसरा नंबर इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल। जब यह थीटा डिग्री पर मतलब 0 डिग्री पर रहता है तो बिल्कुल सारा पानी इसी से होकर के बाहर निकल जाता है, परंतु जब इसको धीरे धीरे घुमाया जाता है, हल्का सा घुमाया जाता है, तो पानी की मात्रा धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम। इससे गुजरकर पानी की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और एक ऐसी स्थिति आती है जहां पे बिल्कुल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि पानी का जो बहाव है, इससे निकलने वाले पानी का जो वो है वह दो चीज पर निर्भर कर रहा है। एक, पानी कितनी मात्रा में बाहर निकल रहा है वो, और एक पृष्ठ का क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा है। सेम इसी तरीके से अगर हम पानी के बहाव की जगह अगर हम कोई एक वैद्युत क्षेत्र माने, इसको मिटाते रहे हम, ये तो आपको समझाने के लिए एक उदाहरण के लिए था। अगर हम इसकी जगह पे एक वैद्युत क्षेत्र माने, जिसकी क्षेत्र रेखाएं ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे जा रही है। ठीक है, एक वैद्युत क्षेत्र मान लिया जिसकी रेखाएं इस टाइप से जा रही है। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इसके लंबवत एक पृष्ठ रखते हैं। इसकी दिशा इधर है तो हम इसके लंबवत एक पृष्ठ रखते हैं, ये पृष्ठ रखते हैं, ऐसे रखते हैं। तो सारी बल रेखाएं, जितनी भी क्षेत्र रेखाएं होंगी, सब इससे गुजर करके बाहर निकलेगी इससे गुजर करके। परंतु जब इसको हल्का सा टर्न करेंगे, इतना टर्न करें तो बल रेखाओं की संख्या छोटी हो जाएगी, मतलब इससे बल रेखाओं की संख्या कम हो जाएगी। क्यों?
क्योंकि इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, कम हो गया, जिसके कारण वो इतना ही एरिया के क्षेत्रफल को लेगा। अर्थात जब हम अगर यहाँ पे बिल्कुल इसके बिल्कुल प्लेन रखते हैं तो सारी क्षेत्र रेखाएं इधर से होकर गुजरती है, परंतु हल्का सा जब इसको एक थीटा डिग्री पर हल्का सा इसको क्या करते हैं, टर्न करते हैं, तो हम देखते हैं कि इसका क्षेत्र की जो संख्या है धीरे धीरे कम होने लगती है। और जब हम इसको इस तरह 90 डिग्री पे कर देते हैं, मतलब कि बिल्कुल ऐसे कर देते हैं, तो इससे होकर के एक भी क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरती है। तो यहाँ पे हमने जो देखा कि क्षेत्र रेखाएं की जो संख्या है वो दो चीज पर निर्भर कर रही है, एक तो ई पर निर्भर कर रही है और दूसरी किस पर निर्भर कर रही है, जो हम लोगों ने ये जो क्षेत्र दिया है इस क्षेत्र के क्षेत्रफल पर, मतलब किस पर निर्भर कर रही है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर कर रही है। जब पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर कर रही है और दूसरा किस पर, ई पर निर्भर कर रही है, तो जो हमारा नया जो परिमाण प्राप्त होगा, दोनों के जो गुणनफल होगा, उस गुणनफल को, नया परिमाण को वैद्युत फ्लक्स के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग को जो वैद्युत फ्लक्स पढ़ना है ये वही चीज है। इसमें भी वही होता है, जब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी भी क्षेत्र को किसी भी अल्पांश क्षेत्र से गुजरती है तो गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या, जितनी भी संख्या इससे गुजरेगी उस संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अर्थात वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा अगर हमको देनी है तो वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, अगर किसी भी अल्पांशी कोई भी एक मान लीजिए क्षेत्र ले लेते हैं, मान लीजिए ऐसा क्षेत्र है, इसमें ई विद्युत क्षेत्र, एक बिंदु पर कौन सा क्षेत्र है, ई क्षेत्र है, इस पर कौन सा क्षेत्र है, ई क्षेत्र है, ठीक है। अब इस पर वैद्युत बल रेखाओं की जो दिशा है वो इधर है। अगर हम इसी के लंबवत एक अल्पांशीय क्षेत्र इसके बीच में लें तो अल्पांशीय क्षेत्र कौन सा लें, अल्पांशीय, अल्पांशीय, अल्पांशीय का मतलब होता है, अल्पांशीय का मतलब होता है छोटा, अल्पांशीय का मतलब छोटा। अगर कोई क्षेत्र S है तो S बहुत बड़ा हो गया, परंतु जब उसको हम छोटे में लिखते हैं तो उसको अल्पांशीय क्षेत्र लिखते हैं, जिसको हम लोग डेल्टा S कहते हैं। डेल्टा लगाने से वो उसका सूक्ष्म रूप हो जाता है, सूक्ष्म मतलब बिल्कुल छोटा था, इतना बड़ा सा क्षेत्र है, परंतु अगर हम इसको छोटा रूप लेना चाहें तो हमने ये छोटा रूप ले लिया डेल्टा S, और इसकी दिशा क्या होगी, इसके क्या होगी, लंबवत, इसके क्या होगी, लंबवत। तो इसकी दिशा जो होगी डेल्टा S की दिशा इसके लंबवत होगी। क्लियर है, ठीक है। तो यहां पे हमने देखा, क्या देखा कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, यहां बिंदु है, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E के लंबवत, लंबवत एक अल्पांशीय क्षेत्र डेल्टा S से गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को उससे वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अर्थात इस क्षेत्र रेखा से जितनी मात्रा में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी, जो ये क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी, उसकी संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से इसका डेफिनेशन याद रखिएगा। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E के लंबवत, E के लंबवत एक अल्पांशीय क्षेत्र ds की कल्पना की जाए तो इस अल्पांशीय क्षेत्र से गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर ये ऐसे बिल्कुल उसके लंबवत है तो इससे सारा क्षेत्र रेखा इससे इसको पार कर जाएगा, परंतु जैसे जैसे इसको हल्का सा टर्न करेंगे इसकी क्षेत्र रेखाओं की संख्या, पार होने वाले क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम हो जाएगी और एक ऐसी स्थिति आएगी जिसमें ये बिल्कुल एक भी इससे पार नहीं होगा। अर्थात इसकी जो क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या वो कितने पर निर्भर कर रही है, दो चीज पर, एक निर्भर कर रही है E पर और दूसरा किस पर निर्भर कर रही है, अल्पांशीय क्षेत्र डेल्टा S पे निर्भर कर रही है। तो इन दोनों से हम लोग इसकी परिभाषा बना सकते हैं। तो दूसरे शब्दों में हम लिख सकते हैं कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E तथा लंबवत अल्पांशीय क्षेत्र ds के अदिश गुणनफल को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब क्या, E और ds दो चीज पर निर्भर कर रहा था, दोनों के गुणनफल को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे डेल्टा फाई द्वारा सूचित किया जाता है। अर्थात वैद्युत फ्लक्स
वैद्युत फ्लक्स डेल्टा फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई किस पर निर्भर करता है, ई पर, और डेल्टा एस के अदिश गुणनफल। अदिश गुणन का मतलब यह होगा कि यह दोनों के इंटू वाला गुणन होगा। हम लोग को दो गुणन पढ़ना होता है, एक अदिश गुणन होता है, एक सदिश गुणन होता है। अदिश गुणन को इंटू कहा जाता है और सदिश गुणन को क्रॉस कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग को कौन सा गुणन पढ़ना है, अदिश गुणनफल के बराबर होती है। अर्थात जो इसकी जो जितनी भी मात्रा में इस क्षेत्र से जितनी मात्रा में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी वह दो चीज पर निर्भर करेगी, एक ई के परिमाण पर और दूसरा एस के क्षेत्रफल पर, मतलब इसका जो अल्पांशीय क्षेत्र है उस पर डिपेंड करता है। अर्थात डेल्टा एफ आई बराबर ई इंटू डेल्टा एस बराबर ई अदिश गुणनफल है। अदिश गुणनफल को हमेशा याद रखिएगा, दो गुणन होता है, एक होता है अदिश गुणन, फर्स्ट ईयर में आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी था, एक होता है अदिश गुणन होता है, एक सदिश गुणन होता है। जब आपका अदिश गुणन हो तो याद रखिएगा उसमें आप इंटू में cos थीटा ला दीजिएगा, और अगर सदिश गुणन होता है तो आप उसमें क्या ला देते हैं, sin थीटा। यहाँ पे कौन सा गुणन है, अदिश गुणन है। अदिश गुणन होता है इंटू, सदिश गुणन होता है क्रॉस। अदिश गुणन होगा तो cos थीटा, सदिश गुणन होगा तो sin थीटा। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, ई डी डेल्टा एस, दोनों का सदिश हट गया, cos थीटा। ठीक है, cos थीटा, जहां cos थीटा का मान क्या है, तो जहां cos थीटा चाहे cos में जहां थीटा किसका किसके बीच का कोण है, ई, और जहां थीटा ई और अल्पांशीय क्षेत्र डेल्टा एस के बीच का कोण है। क्लियर है, अगर ये अदिश गुणन है तो यहां पर हमारे cos थीटा रहेगा। क्लियर, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो क्लियर है। यहाँ पर फिर से एक बार देख लीजिए, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ई के लंबवत एक अल्पांशीय क्षेत्र डेल्टा एस से गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये दो चीज पर निर्भर है, एक ई पर और एक डेल्टा एस पर, इसलिए वैद्युत फ्लक्स ई इंटू डी एस बराबर ई इंटू डी ई डी एस ई डेल्टा एस कॉस थीटा। मैंने आपको यहाँ दो परिभाषा दी है, अगर आपको दोनों में से कोई एक याद हो तब भी काम चल जाएगा, तो दोनों में से कोई एक याद कर लीजिएगा या दोनों याद रखिएगा। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको जो उदाहरण पानी वाला बताया था वो एकदम याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि पानी में हम लोग को जो क्षेत्र देखा था, हम लोग पाइप की जो अगर आकार को चेंज कर रहे थे, थीटा डिग्री पे घुमा रहे थे, तो पानी की मात्रा उधर से कम आ रही थी। वही किस चीज पर निर्भर किया, एक ई पर किया, एक डेल्टा एस पर निर्भर किया। यही हमारा किसका मान हो गया, डेल्टा फाई का मान हो गया। क्लियर है। अब यहां पर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वैद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है। तो वैद्युत फ्लक्स ये जो है ये संख्या को निर्धारित कर रहा है। किसको निर्धारित कर रहा है, संख्या को। मतलब ये कौन सी राशि होगी, अदिश राशि होगी। तो वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। ठीक है, जिसका एस आई मात्रा, तो इसका एसआई मात्रक हम लोग को देखना है। तो एसआई मात्रक अभी आपने पीछे पढ़ा था, ई का एसआई मात्रक क्या था, तो ई का एसआई मात्रक था न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम पढ़ा था आपने। और डेल्टा एस का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर होता है। तो जब दोनों को हम गुणा करेंगे तो इसका एसआई मात्रक क्या आ जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तथा एक और हो सकता है, हमने एक और पढ़ा था, ई का एक और मात्रक पढ़ा था, क्या पढ़ा था, वोल्ट
प्रति मीटर पढ़ा था, याद आ रहा होगा आप लोग को, वोल्ट प्रति मीटर। और इसका मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर से मीटर कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, वोल्ट मीटर। एक और क्या मात्रक होता है, वोल्ट मीटर, VL। दोनों लिख लीजिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी ऐसा ही मात्रक इंपॉर्टेंट है, और ये वाला भी ऐसा ही मात्रक इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आ भी सकता है, ठीक है। तो जिसका SI मात्रक न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर तथा वोल्ट मीटर, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है, दोनों हो सकता है, ठीक है, होता है। क्लियर। अब इसके बाद इसकी विमा, इसकी विमा के लिए मैंने बोला अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा कंप्लीट विमा रहेगा। ML3 AML3 T-3 A-1, ML3 T-3 A-1। इससे पहले हम लोगों ने E का विमा पढ़ा था। E का विमा क्या था, ML T-3 A-1 था। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है आपका, ES मल्टीप्लाई हो रहा है, S मतलब L स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3। तो इसका विमा क्या आ जाएगा, ML3 T-3 A-1 होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और बात देखिए कि यदि थीटा जो है हम लोग का थीटा, यदि थीटा का मान 0 डिग्री हो, यहाँ देखते हैं, यदि थीटा का मान कितना हो, 0 डिग्री हो, जब थीटा का मान 0 होगा तो डेल्टा फाई का मान कितना होगा, तो डेल्टा फाई का मान E इंटू DS cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है, तो E इंटू डेल्टा S, इसका मान 1, तो इतना हो गया हमारा। यदि थीटा का मान 0 होता है तो cos 0 का मान कितना होगा, 1, अर्थात E इंटू क्या हो जाएगा, DS, ठीक है। यदि थीटा का मान कितना हो, 90 डिग्री हो, तब डेल्टा फाई बराबर क्या होगा, E इंटू DS cos 90 डिग्री। और 90 डिग्री का मान क्या होता है, E इंटू DS cos 90 का मान 0 होता है। जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। अर्थात हमने यह देखा कि अगर यह जो है वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा अगर ऐसे है, इधर से इधर जा रही है, मतलब इधर से इधर जा रही है, और अगर वह उसके समांतर अगर लंबवत अगर एक हम रखते हैं क्षेत्र, तो सारी क्षेत्र रेखाएं इससे होकर के गुजरेगी। परंतु अगर हम इसको इस 90 डिग्री पे घुमा दें, मतलब ऐसे कर दें, तो इससे होकर के एक भी क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरेगी। क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या होगी, 0 होगी। अगर ऐसे कर दें तो बिल्कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या होगी, 0 होगी। अर्थात हमने देखा, जैसे पानी वाले में देखा था, अगर ये ऐसे रहता है तो पूरा पानी इधर से गुजरता है, परंतु अगर इसकी ऐसे कर दिया जाता है तो पानी की एक भी मात्रा इससे होकर के नहीं गुजरती है। तो वहां पर यदि थीटा का मान 0 डिग्री हो तो वहां वैद्युत फ्लक्स का मान सबसे अधिकतम होता है, वह E इंटू DS के गुणनफल के बराबर होता है। और जब थीटा का मान 90 डिग्री हो तो वहां पर उसका मान बिल्कुल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, मतलब 0 हो जाता है। क्लियर है। एक और बात आप लोग को इसमें याद रखनी होगी, ये तो हम लोगों ने कौन सा वैद्युत फ्लक्स जो है वो अल्पांशीय ज्ञात किया है, यहाँ पर डेल्टा है। अगर आपको कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना हो तो कुल वैद्युत फ्लक्स, तो कुल वैद्युत फ्लक्स मतलब पूरा कंप्लीटली फाई बराबर, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, तो एक बिंदु पर का वैद्युत फ्लक्स कितना था, डेल्टा पाई था, तो कुल का क्या हो जाएगा, यहां पे हमारा क्या आ जाएगा, सिग्मा आ जाएगा। सिग्मा मतलब योग सिग्मा डेल्टा फाई, तो सिग्मा डेल्टा फाई का मान E इंटू DS, ठीक है। अर्थात सभी के योगफल के बराबर होगा, जितने भी क्षेत्र होंगे सभी क्षेत्र के योगफल के बराबर होगा, उसको हम लोग
वैद्युत फ्लक्स, कुल टोटल वैद्युत फ्लक्स कह सकते हैं, या हम लोग को कुल वैद्युत फ्लक्स अगर ज्ञात करना हो तो इसके हम लोग समाकलन कर सकते हैं। समाकलन, जो कि नेक्स्ट टॉपिक में आप लोग को मैं पढ़ाऊंगा कि समाकलन कैसे किया जाता है। वहां समाकलन करने पर जो भी अगर हाफ रहता है जैसे ऐसे रहता है तो वो उसका पूर्ण रूप आ जाता है। ठीक है, तो समाकलन नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बस इतना ही काफी है। आप लोग को यहाँ समझ में आ चुका होगा, क्लियर है, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग को मैंने यहाँ पे क्या क्या चीज पढ़ाया, तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा पढ़ाई। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा के बाद बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने इसलिए इसको उदाहरण लेकर के समझाया। इसके लिए हम लोगों ने E × ds इसका वो आया, ये बहुत आया वो क्वेश्चन है। फिर वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, इसका ऐसे मात्रा की बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी बीमा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 0 डिग्री पर इसका मान सबसे अधिकतम होता है E × ds के गुणनफल के बराबर, और 90 डिग्री पर इसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अर्थात थीटा का मान अगर 90 डिग्री हो, उसके वह लंबवत होगा तो उसका मान 0 हो जाएगा। तो कुल वैद्युत फ्लक्स कितना, तो कुल वैद्युत फ्लक्स यहाँ इसके योग के बराबर होगा, तो सिग्मा डेल्टा फाई का मान E × ds, कुल योग का मान इतना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का ये टॉपिक समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।